नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। बीच बहस कार्यक्रम में हम हर बार आपके साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो प्रासंगिक तो होते ही हैं, साथ ही वो आपके लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं। वर्ष 2014 में भारत की जनता ने एक उम्मीदों के शासन के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने मतदान किया एक सुशासन के लिए, उन्होंने मतदान किया सुरक्षा के लिए, व्यापार, रोजगार, कृषि और जीवन के हर उस पहलू के लिए जिससे राष्ट्र का विकास हो सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के पिछले 8 वर्षों की। पिछले 8 वर्षों में क्या कुछ सकारात्मक रहा, क्या सरकार के सामने चुनौतियां रही और उम्मीदों के इस रोड पर कितना खरा उतर सकी है मोदी सरकार। इस बारे में चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंकज राज जी। पंकज जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पंकज राज जी भारतीय किसान संघ के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंकज जी, अगर हम पिछले 8 वर्षों की बात करें तो पिछले 8 वर्षों को अगर हम बांट कर देखें तो मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट और सेकंड में अगर इसको अपन बांटते हैं तो आपके नज़रिए से कौन सा कार्यकाल, वैसे ये कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि सेकंड जो अभी टर्म है अभी चल रहा है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर कौन सा कार्यकाल ज़्यादा अच्छा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज़ाद भारत की राजनीति में, आज़ाद भारत के अंदर ये 8 साल वास्तव में पूरे ही अद्भुत रहे हैं। हम इनको टर्म के हिसाब से तुलना करेंगे तो भी वही निष्कर्ष निकलेगा, और एक एक साल को देखेंगे, एक एक पल को देखेंगे तो वास्तव में ऐसा लगता है कि देश का गौरव, देश का सम्मान ये बढ़ाने का काम इन 8 सालों के अंदर हुआ है। इसको देवल साहब हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखें जी। 2014 में जब मोदी सरकार बनी उससे पहले का एक लगातार करीब 15 से 20 साल या यूँ कहे 30 साल ही मानिए, एक ऐसा कार्यकाल था कि जिसमें राजनीतिक उथल पुथल अस्थिरता बहुत ज़्यादा हुई जी। और जब राजनीतिक अस्थिरता कहीं भी होती है, किसी भी देश में होती है, चाहे वो राजतंत्र के समय हो या लोकतंत्र के समय हो, जब राजनीतिक अस्थिरता होती है तो विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। और जब विकास रुक जाता है तो देश का जो जनमानस है उसके अंदर संशय बढ़ जाता है, उनमें अस्थिरता बढ़ जाती है। तो पिछले 30 साल तक, 2014 से पहले के जो 30 साल थे उसमें लगातार राजनीतिक अस्थिरता के कारण से देश का जनमानस एक निराशा का माहौल था जी। और जब 2014 के अंदर मोदी सरकार आई तो देश की पूरी 130 करोड़ की जनता ने, मैं समझता हूँ, मोदी सरकार को इसी विश्वास के साथ चुना और इसी विश्वास के साथ उन्होंने मोदी सरकार को आगे बढ़ाया कि शायद ये मोदी सरकार निराशा के माहौल से निकाल सके, ऐसा उनको उम्मीदें बंधी। और वो उम्मीदें ही इन 8 सालों के अंदर पूरी पल पल में हुई। इसको हम इसको अच्छे से बखान कर सकते हैं। आज अगर देखा जाए तो विकास का जो जितने भी सभी सेक्टर हैं वो वास्तव में अद्भुत स्पीड के ऊपर बढ़ रहे हैं। मैं आपको याद दिलाऊँ, एक छोटा सा मैं एक उदाहरण से आपको तुलना करना चाहूँगा जी। हमारे देश में नेशनल हाईवेज का निर्माण 2014 से पहले की अगर बात करें तो 12 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से बना करते थे, और आज वही नेशनल हाईवेज का निर्माण 36 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हो रहा है। आप देखिए किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, एकदम से 3 गुना अधिक नेशनल हाईवेज का निर्माण होने लगा है। और मैं आपको एक बार फिर याद दिलाऊंगा, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे जॉर्ज बुश फर्स्ट जो थे जी जी, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका संपन्न है इसलिए नहीं कि मतलब संपन्न इसलिए नहीं है कि यहाँ की सड़कें अच्छी है, संपन्न इसलिए है कि यहाँ की सड़कें के कारण से हमारा विकास की स्पीड अच्छी है। तो आज देखिए कि जिस प्रकार से 36 किलोमीटर प्रतिदिन जो नेशनल हाईवेज का निर्माण हो रहा है उससे हमको न केवल एक मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, आर्थिक प्रक्रिया जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है और इसी कारण से आज हमारे यहाँ देश में संपन्नता बढ़ने लगी है। जी। पंकज जी, इन पिछले 8 सालों में ऐसी कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं रही हैं जिन्होंने जनमानस में या जनता के बीच में आमूल चूल परिवर्तन पैदा किया है? देवल साहब, मैं आपको याद दिलाऊं, अगर हम फिर एक बार फिर से 75 सालों का राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हैं तो 15 लोकसभा चुनाव हुए हैं, 15 मतलब इन 75 सालों में 15 चुनाव हो चुके हैं। और जब जब चुनाव होते थे तो आज़ादी के बाद जो स्थितियां थी, देश बिल्कुल कंगाली की स्थिति में था, शिक्षा बिल्कुल नहीं के बराबर थी। तो जब भी राजनीतिक गतिविधियां होती और चुनाव होते
तो गरीबी हटाओ के नाम पे चुनाव होते थे जी। और आप याद करेंगे 1984 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बने थे, उन्होंने बड़े साफ गोई से स्वीकार भी किया था कि केंद्र जब 1 रुपया भेजता है तो 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। तो कुल मिला के देश में ऐसी स्थिति थी कि जनता को गरीबी हटने का बड़ा इंतजार था। गरीबी हटाओ का नारा तो सुनने में अच्छा लगता था, परंतु गरीबी हटने का इंतजार था और गरीबों की स्थिति अच्छी हो, इसके ऊपर कोई काम हो, कोई योजना है, इसके ऊपर जनता इंतजार कर रही थी। और वो वास्तव में इन मोदी सरकार के 8 सालों के अंदर हुआ। मैं केवल आपको 2 योजनाओं का बारे में बता के अपनी बात स्पष्ट करना चाहूँगा जी। हमारे लगभग 70% जनता गाँव में रहती है और गाँव में स्वच्छता को लेके कोई बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं थी। हमारे गांव में ज़्यादातर लोग शौच के लिए जंगलों में जाते थे, खेतों में जाते थे जी। और न केवल लोग, मतलब लोग में महिलाएं भी हैं। हमारे देश की आधी आबादी महिला भी जो है वो भी शौच के लिए जंगलों में खुले में जाती थी। मोदी सरकार ने स्वच्छता मिशन को एक आंदोलन बनाया। जब उन्होंने स्वयं ने झाड़ू हाथ में ली उनके पहले कार्यकाल में, तो लोगों ने मजाक भी बनाया कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहा है। परंतु जब ये स्वच्छता मिशन एक आंदोलन बना देश में, आज आप विश्वास करेंगे कि देश में मोदी सरकार के कार्यकाल के अंदर 11 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट्स बने और आज 89% जनता जो टॉयलेट्स में, क्लीन टॉयलेट्स में और जो पानी युक्त टॉयलेट्स है उनके अंदर शौच के लिए जाती है। और इससे सबसे बड़ी जो बात है वो महिलाओं का आत्मसम्मान जागा है कि देखिए हम भी अपने सुबह की शुरुआत जो है एक वो इज्जत के साथ कर सकते हैं। जैसे आपको ध्यान में हो, जब ये स्वच्छता मिशन और टॉयलेट्स की जब शुरुआत की थी तो टॉयलेट्स को नाम भी इज्जत घर दिया गया था। जी जी। तो एक गरीबों के ऊपर मन में ये विश्वास जागा कि हाँ, मोदी जी ने ये ऐसी योजना लाए जिससे हमारे भी सम्मान की कहीं चिंता कोई करता है। इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि केंद्र की कोई भी योजना होती थी तो 1 रुपया केंद्र सरकार जारी करती थी, वो 15 पैसे एक्चुअल यूज़र के पास में पहुँचते थे। यानी 85% जो पैसा है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। जब केंद्र से चल के एक्चुअल यूज़र तक पैसा पहुंचता था, बीच के जितने चैनल्स होते थे उनमें वो पैसा एक तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, वेस्ट हो गया, एक्चुअल यूज़र को नहीं मिला। मोदी सरकार ने आते ही एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना शुरू करी, डीबीटी जिसको कहते हैं। उस डीबीटी के माध्यम से उन्होंने सबसे पहले उसके लिए देश के सभी ग्रामीण जनों का या सभी गरीबों के बैंक खाते खुलवाए। और आप कल्पना करिए कि देश के 45 करोड़ लोगों का बैंक खाता खुला। मतलब हमारी देश की आबादी 130 करोड़ को मानते हैं हम लोग, और उसमें से 45 करोड़ के नए बैंक खाते इस कार्यकाल के अंदर खुले। और उन बैंक खातों के अंदर आप ये देखिए डीबीटी के माध्यम से पैसा आना शुरू हुआ जी। और मैं आपको एक बार फिर याद दिलाऊं, फिगर इतना बड़ा है, वो डीबीटी के माध्यम से अब तक 22 लाख करोड़ रुपया उन गरीबों के खातों में डायरेक्ट पहुंचा। आप 22 लाख करोड़ की कल्पना करिए। अगर जिस प्रकार से राजीव गांधी जी कहते थे 85% पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, इस 22 लाख करोड़ का 85% अगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया होता तो देश के क्या स्थिति होती हम सोच सकते हैं। आज वो पूरा 22 लाख करोड़ रुपया एक्चुअल यूज़र के, गरीबों के, किसानों के खाते में पहुंचा है। ये वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से पिछले 8 साल में गांव, गरीब, किसान, महिला, इनके उत्थान के लिए जो मोदी जी ने काम किया है वो वास्तव में अभूतपूर्व है। और आप इसको केवल ये आज टीवी चैनल के माध्यम से कहना या भारत में कहना या जयपुर में कहना ही नहीं है, आज देश भर की जो विश्व भर की जो संस्थाएं वो भी इस बारे में तारीफ कर रही है कि पिछले 8 साल के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने गरीबी उत्थान के लिए जो काम किया है वो अभूतपूर्व है। जी। पंकज जी, आपने गांव, गरीब, महिलाओं की बात की, तो मोदी जी किसानों की जो आय को दुगना करने के लिए भी हमेशा कहते रहते हैं और उसके लिए कृत संकल्पित भी हैं। इसके लिए क्या सरकार ने क्या कुछ प्रयास किए हैं, क्या उनकी मंशा रही है इस बारे में? देखिए, हमारे देश की लगभग 65-70% जनसंख्या गाँव में रहती है और उनका आर्थिक उपार्जन जो है वो कृषि से ही होता है जी। कृषि करते हैं, कृषि का आदान प्रदान करते हैं, उससे ही उनका आर्थिक उपार्जन होता है। और हमारे जो पिछले 75 साल की आज़ादी के बाद की जो स्थिति थी उससे किसानों में तरक्की आई है, परंतु कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी की जो भेड़ चाल हुई है उसके कारण से हमारा जो गाँव का गरीब किसान है वो उस टेक्नोलॉजी की भेड़ चाल के अंदर, मैं टेक्नोलॉजी की भेड़ चाल की बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, वो अति तकनीक के कारण से गांव का जो किसान है वो उसके अंदर पिस गया। जैसे
किसान की जो कृषि उपज है उसका जो लागत मूल्य है वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, महंगे बीज, इसके कारण से लागत मूल्य बढ़ता गया, तो उसका जो लाभकारी लाभ जो होना चाहिए वो किसान को नहीं हो पा रहा था। तो मोदी सरकार ने आते ही इस बारे में बड़ी चिंता करी कि किसान को कैसे लाभ मिले। तो मैं आपको एक छोटा सा आंकड़े के साथ याद दिलाऊंगा। 2014 से पहले हमारे देश के किसान की प्रति वर्ष प्रति किसान जो आय थी 74,600 कुछ रुपये थी, लगभग 75,000 रुपये थी। तो मोदी सरकार ने इसको लक्ष्य बनाया कि भाई हाँ, ये हमको दुगनी करनी है, और दुगनी करने के लिए उन्होंने समय का भी एक पीरियड बनाया कि 2023 तक हमको इसको दुगनी करनी है जी। अब दुगनी करने के लिए क्या हो सकता है? देखिए, किसान को आय दुगनी करने के लिए उन्होंने 3 स्टेप्स बनाए। सबसे पहला स्टेप, लागत मूल्य कम होना चाहिए। दूसरा, उत्पादन बढ़ना चाहिए। तीसरा, उत्पादन हो गया, फसल किसान के घर में आ गई, कट गई, उसके बाद जो मार्केटिंग तंत्र है, फसल बेचने का जो सिस्टम है, उसको कैसे इनोवेट किया जाए जिससे उसको पूरा लाभ मिले। ये 3 स्टेप्स के अंदर मोदी सरकार ने काम करना शुरू किया। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इन 8 साल के अंदर मोदी सरकार के जो आने से पहले जो 75,000 रुपये वार्षिक एक किसान की आय थी, वो आज लगभग 1,09,000 रुपये प्रति किसान प्रति वर्ष की आय है। तो मैं समझता हूँ कि जो 2023 तक प्रति किसान आय दुगनी करने का लक्ष्य है वो निश्चित रूप से 2023 तक पूरा हो जाएगा जी। और इसके लिए जो मोदी सरकार काम कर रही है वो वास्तव में किसानों के उत्थानकारी और किसानों को बहुत आगे ले जाने के लिए योजना है जी। पंकज जी, इन पिछले 8 वर्षों की बात करें तो पिछले 8 वर्षों में जो राष्ट्रवाद है वो आम जन की भावनाओं में झलकने लगा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने लगभग 800 साल तक गुलामी झेली, और उस 800 साल की गुलामी में उन्होंने समय समय पे अपना संघर्ष भी किया अपने राष्ट्र की अस्मिता बचाने के लिए, राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए। हम तो राजस्थान तो महाराणा प्रताप की भूमि है, भूमि के रहने वाले हैं, जिस महाराणा प्रताप का पूरे विश्व भर के अंदर उदाहरण दिया जाता है कि एक मेवाड़ रियासत के राजा अपनी अस्मिता बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने भूभाग बचाने के लिए पूरे देश का जो राजा था अकबर, उससे भिड़ गए और उससे अंतिम दम तक संघर्ष करते रहे, परंतु उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करी। ऐसे हम महाराणा प्रताप की भूमि के वासी हैं। तो यहाँ एक देश के अंदर एक देश का प्रति जो प्रेम है वो वास्तव में अकल्पनीय है। परंतु एक ऐसा समय आया, लगातार एक लंबा समय तक ऐसा रहा कि यहाँ की राजनीतिकारों का जो था वो कहीं ना कहीं उनको राष्ट्र पीछे छूट गया उनके विकास के मॉडल के अंदर। और राष्ट्र पीछे छूटने के साथ में ये भी था कि उनकी प्रायोरिटीज़ बदल गई। आप ये देखिए कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश आए दिन हमारी सीमा पे हमले करता है, आए दिन हमारे आतंकवादियों को भेजता है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। आए दिन हमारे यहाँ विस्फोट हो रहे थे, आए दिन हमारे आतंकवादी हमले हो रहे थे। और न केवल पाकिस्तान, आपको याद हो तो एक समय ऐसा भी आया था कि जब बर्मा जैसा देश, वहाँ से भी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने लग गया। मतलब एक छोटे देश भी हमारे ऊपर हमले करने लगे, हमारे ऊपर अप्रत्यक्ष हमले करने लगे, जिसके कारण से कहीं ना कहीं देश के जनता को लगता था कि नहीं, हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान एक विशेष है। देश की सुरक्षा के प्रति जो उनकी चिंता थी वो वास्तव में बड़ी अभूतपूर्व थी जनता की, और उसको जगाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको याद दिलाऊं, हमारे मोदी सरकार के कार्यकाल में ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई। भारत ने पहली बार भारत की सीमा के बाहर जाके हमला किया, और न केवल हमला किया, विजय प्राप्त की उसके अंदर। और एक छोटा सा सर्जिकल स्ट्राइक का काम था, परंतु उससे पूरे विश्व को मैसेज गया कि आज भारत बदल गया है, आज भारत वो वाला नहीं रहा। तो ये राष्ट्रवादी है कि जो हमको देश के प्रति जोड़ता है, हमारे देश की अस्मिता से हमको जोड़ता है और हमारे स्वाभिमान को बढ़ाने का काम करता है जी। पंकज जी, लेकिन इस बारे में काफ़ी आरोप भी लगते रहते हैं कि ये राष्ट्रवाद धार्मिक राष्ट्रवाद की ओर जा रहा है। देखिए, क्या होता है कि कई बार विपक्ष के लोग दिशा भ्रमित हो जाते हैं। विपक्ष के लोगों को लगता है कि हम सत्ता प्राप्त किसी भी तरह से कर लें, और उसके लिए अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। धार्मिक राष्ट्रवाद, मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई किसी भी सरकार के द्वारा, खासकर मोदी सरकार के द्वारा, कोई धार्मिक राष्ट्रवाद वाला विषय नहीं है। परंतु हाँ, इतना जरूर है जी कि हमारा देश बड़ी विभिन्नता लिए हुए देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं, परंतु
एक कटु सत्य ये भी है कि लगभग 85% जनसंख्या यहाँ पे हिंदू समाज है, और हिंदू जो 85% जनसंख्या है जी। उसको आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी लगातार दबाया गया। एक सांप्रदायिकता, एक धर्मनिरपेक्षता, ऐसे शब्दों के नाम पे तुष्टिकरण किया गया मुस्लिम का या मान लो अल्पसंख्यकों का। तो जब आज मोदी सरकार जब आई है, उन्होंने सभी धर्मों को समान अधिकार देने शुरू किए हैं। तो ऐसा लगता है कि विपक्षी लोग जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको प्रोवोक करते रहते हैं, उनको भड़काने के भड़काऊ कार्यवाही करते रहते हैं, और वो लोग धार्मिक राष्ट्रवाद को एक तरह से आरोप लगाते रहते हैं। जबकि वास्तविकता में मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सभी लोगों का विकास चहुमुखी हो रहा है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी 11 करोड़ शौचालय बने, तो मैं समझता हूँ ये 11 करोड़ शौचालय बने हैं, ये हिंदू के भी बने, मुसलमान के भी बने, सिख के भी बने, ईसाई के भी बने, फारसी के भी बने। हमने 45 करोड़ के बैंक खाते खोलने की बात अभी हमने करी है यहाँ पे। तो 45 करोड़ जो बैंक खाते खुले हैं उसमें सभी प्रकार के गरीब लोग हैं, उसमें मुसलमान भी है, उसमें ईसाई भी है, उसमें सिख भी है। तो जब मोदी सरकार जब चहुमुखी के विकास कर रही है, तो ऐसे में धार्मिकता का, धार्मिक राष्ट्रवाद का आरोप लगाना मैं समझता हूँ बेईमानी सा है। जी पंकज जी, मोदी सरकार द्वारा पिछले 8 साल में कुछ कठोर फैसले भी लिए गए हैं, जैसे कश्मीर समस्या को लेकर रहा, CAA को लेकर रहा। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा रही है और आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? देखो साहब, ये भी उसी धार्मिक राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ विषय है। हालांकि कश्मीर समस्या अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, उसको कम समय में और कम शब्दों में कहना एक संभव नहीं है। परंतु मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँगा, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के तुरंत बाद में जो एक देश में प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उनका कहीं ना कहीं कश्मीर के जो उस वक्त के तत्कालीन नेता थे शेख अब्दुल्ला जी, उनसे कोई इंटीमेसी थी, भावनात्मक जुड़ाव था। तो शेख अब्दुल्ला की राय पे ही प्रधानमंत्री नेहरू जी चलते थे, और शेख अब्दुल्ला जी खुद एक कन्फ्यूज व्यक्ति थे। वो अपने आप को कभी तो बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी भारतीय बताते, कभी आपको अपने आप को कट्टर मुस्लिम और पाकिस्तान के प्रेमी बताते। तो वो एक अजीब सा उनके शेख अब्दुल्ला जी कश्मकश में रहता था। उस कश्मकश में एक धारा 370 का जन्म हुआ। आप देखिए, जिस कश्मीर का विलय जिस प्रकार से और प्रांतों का विलय हुआ, उसी प्रकार से कश्मीर का विलय भी हिंदुस्तान में हुआ। परंतु उसके लिए एक धारा 370 नाम का एक नासूर पैदा कर दिया गया, और उस धारा 370 के कारण से हमारा जम्मू कश्मीर जो राज्य है वो कहीं ना कहीं उस 370 के दुष्प्रभावों के कारण से विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गया। और वहाँ जो कश्मीर के उस 47 के बाद से लेके अब तक के 2014 तक के जो नेता थे, वो उनकी जो प्रॉब्लम क्या थी कि वो कश्मीर समस्या को जिंदा रखना चाहते थे, क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियां उस पर सिकती थी कश्मीर समस्या के ऊपर, और उनका वजूद जो है वो कश्मीर समस्या के कारण से ही वजूद उनका बना रहता था। तो उन्होंने धारा 370 हटाने का विरोध किया, और धारा 370 ना हटे इसके उन्होंने सारे प्रयास किए। परंतु मोदी सरकार ने इस बारे में बड़ा कठोर निर्णय किया और धारा 370 हटाई, और धारा 370 इतनी शांतिपूर्वक हटाई कि उसे 2 महीने की पीरियड में वहाँ पे ना तो एक आतंकवादी हमला हुआ, एक कोई पथराव नहीं हुआ, कोई एक झड़प की घटना नहीं हुई। तो ऐसे शांतिपूर्वक तरीके से धारा 370 हटना ये बात साबित करता है कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो भी इस मोदी जी के मॉडल के, विकास के मॉडल के साथ खड़ी थी। इसीलिए उन्होंने धारा 370 हटाने में उनका सहयोग किया और ते शांतिपूर्वक हटा। परंतु देवल साहब, अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि धारा 370 हटने से फ़ायदा क्या हुआ। लोग इसको बड़ा कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं, धारा 370 हटने से अब वहाँ एक तो इन्वेस्टमेंट होगा, तो जो कश्मीर की खूबसूरती है, एक पर्यटन है, वो विकास होगा। कश्मीर में इंडस्ट्री डेवलप होगी, और इंडस्ट्री डेवलप होंगी, पर्यटन डेवलप होगा, तो निश्चित रूप से रोजगार भी बहुत अच्छा वहाँ डेवलप होगा। तो वहाँ आरक्षण नहीं मिलता था। आप ये देखिए, वहाँ के जो ST/SC वहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, जो वाल्मीकि समाज है, उनको आरक्षण नहीं मिलता था। अब धारा 370 हटने से बाकी भारत की जैसे वो हो गया, तो वहाँ आरक्षण नहीं मिलने लगा। और अभी आपने कुछ दिनों पहले पढ़ा हो कि जो जम्मू कश्मीर का जो परिसीमन हो रहा है, उस परिसीमन के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विधानसभा सीट भी आरक्षित मिलने लगेगी, और सरकारी नौकरी में उनको पूरा स्थान मिलने लगेगा। तो अब कुल मिला के कश्मीर, मैं समझता हूँ कि एक विकास की दौड़ में वापस आ गया है, और कुछ समय में आप देखिएगा कश्मीर मेरे को लगता है कि सबसे अग्रणी राज्य में से होगा। जी,
पंकज जी, पिछले 2-3 साल में देश ने एक कोरोना का भयंकर जो समय था, कोरोना काल था, वो झेला है। और इस टाइम में जो मोदी सरकार ने जैसा मैनेजमेंट किया है वो पूरे विश्व ने उसकी तारीफ़ की है। जो टीकाकरण अभियान रहा भारत का वो भी बहुत सफल रहा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देवल साहब, कोरोना महामारी एक ऐसे समय में आई जब भारत का आर्थिक विकास दर जो है पूरे विश्व में टॉप पे चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में हम महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं जी। जब 2014 से पहले विश्व की रैंकिंग में भारत को 8वें नंबर पे गिना जाता था और 2014 से लेकर 2020 तक के कार्यकाल के अंदर ही हमने विकास की दौड़ इस प्रकार से दौड़ लगाई कि हम 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बन गए जी। तो ये एक विजन के साथ जब देश आगे बढ़ने लगा, नीतियाँ अच्छी बनने लगी, तो देश की जनता ने उसको स्वीकार किया। परंतु कोरोना काल से, कोरोना के कारण से ये सारी आर्थिक गतिविधियाँ रुक सी गई, एक ठहर सी गई। पूरा देश, पूरा विश्व एक जगह जैसे जम गया हो ऐसी स्थिति हो गई जी। लोगों को नज़र नहीं आ रहा था कि क्या करें। लोगों को इतनी दहशत थी कि हम कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ऐसा भी एक माहौल बनने लगा। और ऐसे समय में मोदी सरकार ने जिस हिम्मत और मुस्तैदी के साथ में जनता के बीच में काम किया, मैं ये समझता हूँ कि वो अभूतपूर्व था। एक समय ऐसा हुआ करता था कि कोई बीमारी जब आती थी तो उसके वैक्सीन के लिए हम यूरोप के लिए, अमेरिका की तरफ देखा करते थे जी। और हमको लगता था कि वो लोग हमको कब वैक्सीन देंगे। और आज जब मोदी सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार से परिस्थितियाँ बदली जी, आपने देखा कि हमने खुद ने अपनी एक वैक्सीन बनाई और वैक्सीन भी हमने कितने कम समय में बनाई, ये हम लोग सब लोगों के सामने है। और उस वैक्सीन बनने से जिस प्रकार से विश्व के सामने भारत का एक परचम लहराया कि हाँ भाई, भारत आज पूरे विश्व को देने की स्थिति में आ गया, जो भारत हमेशा लेने की स्थिति में होता था। आपको ध्यान में होगा वो जो चेचक का टीका है वो 26 साल में भारत में आया था। मतलब बीमारी के आने के 26 साल बाद भारत में चेचक का टीका आया था। आप कल्पना करिए। और यहाँ केवल कोरोना के 8 महीने के पीरियड के अंदर हमने लगभग यूरोप के और अमेरिका देशों के, रूस के साथ के समय में ही कोरोना की वैक्सीन बनाई। और ना केवल वैक्सीन बनाई हमने, 130 करोड़ जनता का ये देश है, यहाँ हमने दोहरा टीकाकरण जो है वो सबसे कम समय के अंदर हमने पूरा किया। आज 190 करोड़ लोगों को टीकाकरण हो चुका है। लगभग 88% जनता को डबल टीका लग चुका है जी। ये सब एक स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है। मैं देवल साहब इसमें एक विषय और बताना आपको चाहूँगा। अगर हम बात करें, फिर वो तुलना करें 1947 से लेके 2014 तक की, तो हमारे पास देश के पास एक एम्स हुआ करता था। देश के अंदर 387 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे जी। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य समस्याएं जो हमारे देश की है, उन स्वास्थ्य समस्याओं के मूल में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारे पास स्किल्ड पर्सन नहीं थी, यानी डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे। आज भी आपको ध्यान में बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग MBBS करने या मेडिकल की पढ़ाई करने विदेशों में जाते हैं जी। कारण यह है कि हमारे देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या बहुत कम है 2014 तक। तो ये जो मूल कारण था स्वास्थ्य कमज़ोर होने, स्वास्थ्य का सेक्टर हमारा कमज़ोर रहने का, इसको मोदी सरकार ने पहचाना और इसके अंदर हमने काम करना शुरू किया 2014 से जी। तो आज स्थिति ये है कि 8 साल में कितना बदलाव आया। ये देखिए कि आज देश के अंदर 596 मेडिकल कॉलेजेस हैं जी। और जहाँ तक बात करें एम्स की, तो जो 1956 में एक दिल्ली में एम्स बना था, उसके बाद में आज हमारे पास में 25 एम्स हैं दिल्ली वाले सहित, जिसमें 24 तो लगभग एक्टिव हो चुके हैं। और इन 25 के बाद में भी 6 नए एम्स का प्रपोजल तैयार है और मेरे को लगता है कि कुछ ही दिनों में प्रस्तावित हो जाए, सैंक्शन हो जाएगा। तो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि हम लोग प्रत्येक राज्य में एक मेडिकल कॉलेज हो जाए। और इसी प्रकार से धीरे धीरे हम इस स्थिति में आ रहे हैं कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाए। तो अगर जब हम स्वास्थ्य की स्थिति के चहुमुखी के विकास करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जब अच्छी होगी तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, लोगों के स्वास्थ्य निरंतर ठीक होता रहेगा जी। पंकज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और मोदी सरकार के पिछले 8 साल के कार्यकाल के आपने सकारात्मक पक्ष और चुनौतियों दोनों को आपने हमारे दर्शकों के साथ बड़े अच्छे तरीके से साझा किया, उनको समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।